क्लास 12 बिजनेस स्टडीज के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको 10 क्वेश्चन भी बताऊंगा, उनके सॉल्यूशन भी याद करा दूंगा इसी वीडियो में। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्रेजेंटेशन। हम लोगों को चीजें याद हो जाती है, हम लिख लेते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते। मैं बताऊंगा क्या लिखने पे आप लोगों को मार्क्स मिलेंगे। जल्दी से चलते हैं हमारे 10 क्वेश्चंस बुक नंबर 1 की जो भी हैं। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और उसके डायमेंशन, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंस क्या थे। तो मैंने आपको अपनी इकोनॉमी में बताया था, एक कंपनी थी आईटीसी कंपनी। उस कंपनी ने बिजनेस एनवायरनमेंट को सबसे अच्छे से प्रिडिक्ट किया और आज वो कहां पहुंच गई? टॉप पे पहुंच गई। तो इसका आंसर हमें याद रखना है आईटीसी टॉप। बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस कैसे याद रखते हैं? एक कंपनी कौन सी थी? आईटीसी, और आज वो कहां पहुंच गई? टॉप पे पहुंच गई। आई से इंप्रूविंग परफॉर्मेंस, थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग साइन, कोपिंग विद रैपिड चेंजिंग एनवायरनमेंट, टैपिंग यूजफुल रिसोर्स, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड गेट फर्स्ट मूव एडवांटेज, और तीसरे प्लान एंड पॉलिसीज। अगर आप मेरे नोट्स साथ में लिखते हुए चलोगे तो आपको ये चीजें बहुत जल्दी जल्दी रीड करने में भी आ जाएगी। नहीं है मेरे नोट्स, कोई दिक्कत नहीं, जैसे जैसे मैंने बोला वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिखते चलो, आपके सारे सॉल्यूशंस बनते जाएंगे। ये तो हो गए हमारे इंपॉर्टेंस। अब उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशंस क्या होते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना। बिजनेस एनवायरनमेंट के डायमेंशन होते हैं पेस्टल, PESTLE, PESTLE, ठीक है। तो P से हो जाता है पॉलिटिकल, E से इकोनॉमिकल, S से सोशल, T से टेक्निकल, L से लीगल, और E से हो जाता है इकोलॉजिकल। जैसे कि सरकार में बदलाव आ गए, पॉलिटिकल, बैंक रेट अप डाउन हो गई, इकोनॉमिकल, हम लोग ज्यादा है ना अच्छा अच्छा फूड खाने लग गए, जिम जाने लग गए, कोल्ड ड्रिंक हटा रहे हैं, सारी चीजें हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए, सोशल। आईपैड से हम लोग है ना टच स्क्रीन से है ना मतलब कीपैड से टच स्क्रीन पे चले गए, ये क्या हो गया? टेक्निकल। आजकल सारे मेन्यूज फोन पे आ जाते हैं, टेक्निकल। स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, टेक्निकल। ठीक है, ऐसे ही लॉ में चेंज आना लीगल, और एनवायरनमेंट के लिए होता है इकोलॉजिकल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने अपने सेकंड क्वेश्चन में बताया था। तो सबसे पहले आपको याद रखना है फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैंने आपको याद क्या कराए थे? कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है तालमेल। तो याद रखना, हम लोग घूमने गए थे, सीपी, और हम सब ना लाल रंग की ड्रेस पहन के गए थे। तो लोगों ने बताओ हमें क्या बोला? सीपी में एक रेड ग्रुप आया है। सीपी में क्या है? एक रेड ग्रुप, क्योंकि हम सबके बीच में कोऑर्डिनेशन था। तो लोगों ने हमारे को देखा यार सभी रेड ड्रेस में है, तो लोगों ने क्या बोला? सीपी में क्या आया है? एक रेड ग्रुप। सीपी में क्या आया है? रेड ग्रुप। सबसे पहले सी से कंटिन्यूअस, P से परमिसिव, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, डेलिब्रेट फंक्शन, और ग्रुप एफर्ट्स। बोलो बात समझ में आया? उसके साथ साथ हम लोगों को याद करना था वो है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। तो याद रखना हमें कंट्री का मैनेजमेंट करना है। काय का मैनेजमेंट करना है? कंट्री का। तो आप और मैं तो करेंगे नहीं, कौन करेगा? पीएम करेगा। क्या पीएम को अकेले को फाइनेंस की इतनी नॉलेज है? नहीं। तो उन्होंने एक सीए को अपॉइंट किया और सीए से पूछी जीडीआई। क्या पूछी? जीडीआई। बोलो बात समझ रहा है? पीएम ने सीए से जीडीआई पूछी। पी से परवेसिव, एम से मल्टी डायमेंशन, सी से कंटिन्यूअस, अचीविंग गोल्स, ग्रुप एक्टिविटी, डायनेमिक, और इंटेंजिबल। ये 7 के 7 पॉइंट आपको याद मैंने करवा दिए हैं। देखो थोड़ा जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि आपको डिटेल में सब कुछ सिखाए। इंपॉर्टेंट पर्पस है कि मैं आपको 10 क्वेश्चन बताऊं और उनके सॉल्यूशन क्या क्या है वो आपको बताते हुए चलूं, ठीक है, ताकि आप उसको पढ़ के कर सको। क्वेश्चन नंबर 3 है टाइप ऑफ प्लान्स एंड रिलेशन विद कंट्रोलिंग। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया लगता है मुझे, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। प्लान के टाइप आपको याद रखते हैं, 2 तरीके के प्लान होते हैं। एक होता है स्टैंडिंग प्लान, एक तो होता है स्टैंडिंग प्लान। बात समझ में आ गया? यानी कि वो वाला प्लान जो हमेशा चलता रहेगा, और एक हो जाता है सिंगल प्लान। सिंगल प्लान का मतलब हो जाता है जो हम एक ही बार यूज करेंगे। जैसे मान लो मैं चेस खेल रहा हूं, तो मेरी अगली चाल सिंगल यूज प्लान है, लेकिन मेरे एक्रोनिम्स, मेरे नोट्स, पढ़ाने का तरीका मैं हमेशा सेम यूज कर रहा हूं, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग प्लान। बोलो बात समझ में आया? साथ साथ में आपको यह भी याद रखना है, एक प्लान होता है जैसे गोल, एक हो जाता है ऑब्जेक्टिव, एक हो जाता है पॉलिसी, एक हो जाता है रूल्स, बजट, मेथड, प्रोसीजर। ठीक है, ये सारे के सारे आपके क्या हो जाते हैं? टाइप ऑफ प्लान।
गोल, ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी, रूल्स, बजट, मेथड, प्रोसीजर, स्ट्रैटेजीज, ये सारे के सारे आपके हो गए टाइप ऑफ प्लान। अब पूछा जाता है कंट्रोलिंग के साथ में इसका रिश्ता क्या है, तो बड़े ही ध्यान से सुनना। बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, बोथ आर फॉरवर्ड लुकिंग, दोनों आगे की तरफ देखते हैं। बोथ आर यानी कि प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बैकवर्ड लुकिंग। थर्ड, प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग, प्लानिंग का कोई काम नहीं है किसके बिना, कंट्रोलिंग के बिना, और कंट्रोलिंग टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग। बोले बात समझ में आए? ये है दोनों के बीच का रिश्ता, किस किस का, कंट्रोलिंग और प्लानिंग का। बोलो क्लियर? हाँ जी सर, बात तो समझ में आई। अगला देखते हैं, हम आ गए क्वेश्चन नंबर 4। 100% यहां से क्वेश्चन आएगा, 100%। पॉज डीसी के स्टेप्स, आइए मैं आपको एक साथ ही करके दे देता हूं। पॉज डीसी के स्टेप यहाँ पे मैं आपको करके दूंगा प्लानिंग के, यहाँ ऑर्गेनाइजिंग के, यहाँ स्टाफिंग के, यहाँ डायरेक्टिंग के, और यहाँ कंट्रोलिंग के। सबसे पहले चलते हैं प्लानिंग के स्टेप। सेटिंग ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमाइसेस, उसके बाद जैसे मैंने आपको याद कराया था आइडेंटिफाइंग, इवैल्यूएट, सेलेक्ट, इम्प्लीमेंट और फॉलो अप। ठीक है, ये प्लानिंग के होते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजिंग के मैंने आपको याद कराए थे IDR, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनिंग ऑफ ड्यूटीज और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। बोलो क्लियर है? ये होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के। ऐसे ही स्टाफिंग के तो बहुत पूरा चैप्टर ही इसी बात पे डिपेंड करता है। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद हम लोगों ने आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना, करियर प्लानिंग एंड ग्रोथ, और लास्ट हो जाता है कंपनसेशन। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टिंग के तो हमारे 4 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से? मोटिवेशन, सुपरविजन, साथ साथ में हो गया कम्युनिकेशन, और कौन सा था? लीडरशिप। और कंट्रोलिंग के होते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, दोनों का कंपैरिजन, एनालाइज डेविएशन और टेक करेक्टिव एक्शन। आपको ये याद करके ही जाने पड़ेंगे क्योंकि इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आता ही है। और जो मुझे पूरी उम्मीद है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो इंपॉर्टेंस पे आता है आपका, एक तो प्लानिंग और दूसरा आता है स्टाफिंग। ये बहुत अच्छे से करके जाना, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो अभी अपन ने देख लिया। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट तो यही है ना, पॉज डी से इसका केस स्टडी आता है, आपको आइडेंटिफाई करता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट में आपको एक बात देखनी है कि कई लोग बोलते हैं मैनेजमेंट क्या है, साइंस है, कई लोग बोलते हैं प्रोफेशन है, और कई लोग बोलते हैं आर्ट्स है। तो जो लोग बोलते हैं साइंस है, बिकॉज ऑफ यूपीएस, साइंस नहीं है, साइंस के जैसा है, प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन के जैसा है, आर्ट्स नहीं है, आर्ट्स के जैसा है। तो मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ यूपीएस, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट और सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। प्रोफेशन नहीं है, प्रोफेशन के जैसा है, क्यों? बिकॉज ऑफ डब्ल्यू पियर्स, मैंने आपको याद कराया था, व्हाइट पियर्स, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, प्रोफेशनल एसोसिएशन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री और सर्विस मोटिव। क्या क्या आर्ट्स है? हाँ हाँ हाँ, 100% आर्ट है, आर्ट्स के जैसा नहीं है, ये तो 100% आर्ट्स है, क्योंकि इसकी डेफिनेशन ही यही है, मैनेजमेंट इज अ आर्ट। क्यों है? बिकॉज ऑफ सीपीटी, क्रिएटिविटी, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेबिलिटी और थ्योरेटिकल नॉलेज। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर। नेक्स्ट, मैस्लो की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन और लीडरशिप की स्टाइल। याद रखना, मैस्लो की थ्योरी चाहे 3 नंबर की है या 5 नंबर की, आपको ये बनाना ही पड़ेगा, साथ साथ में इसके असम्पशंस लिखने ही पड़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन सी होती है? बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, फिर साइकोलॉजिकल नीड्स, फिर सेल्फ एस्टीम नीड, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। इसके साथ साथ में इसके असम्पशंस भी लिखने हम लोगों को कि एक नीड दोबारा से मोटिवेट नहीं कर सकती, लोगों का बिहेवियर इस बात पे डिपेंड करता है। आप पहली नीड से दूसरी नीड तब जा सकते हो जब पुरानी वाली फुलफिल हो गई हो। उसके बाद हम लोगों से पूछा था लीडरशिप की स्टाइल, तो 3 स्टाइल आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? डेमोक्रेटिक, और तीसरा हो जाएगा लेजर-फेयर। वन वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन, ये अपनी पावर को ही यूज नहीं करता, तो इसको बोला जाता है 3 स्टाइल हो जाती है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजर-फेयर। बोलो बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ में। नेक्स्ट, आपको याद रखना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बड़े ही ध्यान से सुनना।
इंटरनल सोर्स में दो होते हैं, ट्रांसफर और प्रमोशन। ट्रांसफर होता है ऐसे, एक जगह से दूसरी जगह। प्रमोशन होता है लो लेवल से टॉप लेवल, लेकिन ये होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों को जॉब के लिए अप्लाई करवाना, ठीक है, ये होता है। और एक्सटर्नल होता है जब भी आप बाहर से कर देते हो, जैसे कैंपस प्लेसमेंट हो गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो गया, कॉल करके बुला लिया, कैजुअल कॉलर हो गया, आप लोगों ने ना बैनर, पोस्टर, फेसबुक इन सब से लगवा दिया, तो एडवर्टाइजमेंट से बुला लिया, ठीक है। वेब पब्लिशिंग, आप देखते हो यूट्यूब वगैरह पे भी, या फिर जब आप गूगल चलाते हो तो नोटिफाई पप करके नोटिफिकेशन आता है, उसको बोलते हैं वेब पब्लिशिंग। ये सारे एक्शन होते हैं। इंपॉर्टेंट है कि आप इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बहुत अच्छे से पढ़ के जाइए, सेल्स के भी बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। ट्रेनिंग के टाइप्स और एडवांटेजेस आपको पता है, ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक होता है ऑन द जॉब और दूसरी होती है ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब, इसमें तीन होती है काम करते करते, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और इंडक्शन। यहाँ पे एक ही होती है वेस्टिबल ट्रेनिंग। इसके एडवांटेजेस भी दोनों को होते हैं, बिजनेस को भी होते हैं और एम्प्लॉय को भी होते हैं। बिजनेस को पहला फायदा क्या होता है कि भैया आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, एम्प्लॉय मशीन बहुत अच्छी से चलाएगा, ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। और एम्प्लॉय को क्या होता है, करियर प्लानिंग हो जाती है, सैलरी उसकी बढ़ जाती है, डेवलपमेंट हो जाता है, उसका स्टैंडर्ड इंक्रीज हो जाता है। ये सारे क्या हो जाते हैं उसके एडवांटेजेस। लास्ट नॉट लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन का प्रोसेस। सबसे पहले होता है सेंडर, वो बनाता है मैसेज, मैसेज को करता है इनकोड, इनकोड के बाद वो जाता है किधर, मीडिया, मीडिया जाने से पहले होता है डिकोड, डिकोड के बाद ये पहुंचता है रिसीवर, और रिसीवर इसका देता है फीडबैक। कभी कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाती है और उन्हीं प्रॉब्लम को क्या बोला जाता है प्यार से, नॉइस। क्या बोला जाता है, नॉइस। और इन्हीं नॉइस को बोला जाता है बैरियर। बैरियर होते हैं चार, जो मैंने याद कराया था आपको, ऊप्स, OPPS, ऑर्गेनाइजेशनल, पर्सनल, साइकोलॉजिकल, सिमेंटिक बैरियर। आई होप आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। स्टिल अगर आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा जल्दी था सर, हमें अधूरी चीज समझ में आ रही है, आप इसको डिटेलिंग दे दो, तो मैंने बुक 1 की मेगा क्लास ऑलरेडी ले रखी है। उस मेगा क्लास में मैंने यही करा है, हर चीज को आपको बहुत डिटेल में समझाया है। 2.5 आवर्स की क्लास है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। स्टिल आपको कोई और भी डिटेल चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कॉल करके या मैसेज करके मुझसे पूछ सकते हो। मैसेज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कॉल मुझसे मिस हो जाते कभी कभार, तो आप लोग मुझे इस पर मैसेज करके डिटेल्स पूछ सकते हो। इसके जस्ट बाद मैं आप लोगों को MCQ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट दोनों बुक्स के 50-50 प्रोवाइड कराऊंगा, बिना इसको करे मत चले जाना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, पहली बार आया हो तो, क्योंकि आने वाले 4-5 दिनों में मैं आपको बहुत सारी चीजें बैक टू बैक देने वाला हूं।